नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे सांसों पर धुआंधार आफत। लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आपको खबर बता रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिगड़े हालात। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थक बेकाबू। डी चौक पहुंचे इमरान खान के समर्थक। पीटीआई के समर्थक कर रहे हंगामा। बुशरा की अगुवाई में पाकिस्तान में गृह युद्ध। भारी संख्या में इमरान के समर्थकों का हंगामा। खैबर खतूनबा में चल रहा प्रदर्शन। पाकिस्तान के हथियारों से ही सेना पर हमला। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों पर हमला। भारी संख्या में इमरान के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिगड़े हालात। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों का हंगामा। इमरान की रिहाई को लेकर हिंसक प्रदर्शन। डी चौक पहुंचे इमरान खान के समर्थक। पीटीआई के समर्थक संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर प्रमोद पाहवा हमारे साथ जुड़ चुके विदेशी मामलों के जानकार है। सर, जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, गृह युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। प्रमोद जी। नहीं, अभी तो हाल फिलहाल कह सकते हैं कि गृह युद्ध से एक दिन के लिए बच गया, 2 दिन के लिए बच गया। तो आप अगर बेहतर सा नाम दें तो फॉल ऑफ इस्लामाबाद कहते के शीर्षक से आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे श्रीलंका में फॉल ऑफ कोलंबो हुआ अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद फॉल ऑफ ढाका हुआ जब शेख हसीना को वहां से छोड़ भागना पड़ा। तो ऐसा ही आज एक इंसिडेंट हुआ है दक्षिण भारत में, जिसको फॉल ऑफ इस्लामाबाद कह सकते हैं। इस्लामाबाद का पतन हो गया, जहां पेशावर से लेकर, अटक से लेकर और इस्लामाबाद के डी चौक तक, यानी ये समझे जैसे हमारे यहाँ का विजय चौक है, वहां तक खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कब्जा कर लिया। और ये धीरे धीरे बढ़ के ये जो इंसिडेंट है आज का, इसके अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे असर होने वाले हैं पाकिस्तान पर। और ये पाकिस्तान के टूटने का आज मोहर लग गई, क्योंकि पंजाब से कोई नहीं आया वहां, या ना के बराबर आया है। और इवन इमरान खान की पार्टी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पंजाबी लीडर थे, वो भी नहीं वहां पर आए, ना वो अपने कारकुन्स को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आए। तो टोटल अगर पख्तूनख्वा ने आया है तो कल को पख्तूनख्वा अपनी आजादी भी मांग सकता है। और इमरान खान ने जो डिमांड्स की हैं इस धरने को लेकर, वो सरकार के लिए असंभव है माननी। वो मानेगी नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वही होगा जो 1971 में मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था। तो आप इसको एक नए उदय के रूप में भी देख सकते हैं कि एक नया देश बनने वाला होगा, जिसके कायदे आजम या जिसके बाबा मुल्क इमरान खान होंगे। तो अगर कल को पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान को लेकर थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर एक नया विदेश बनता है, और वेस्टर्न पावर्स और इंटरनेशनल पावर्स ऐसे चाहती भी हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया को रोकने के लिए उनको एक बीच में बफर स्टेट चाहिए जी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नो बोल दिया था, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स या जो दूसरी वैश्विक शक्तियां थी, वो अपाहिज हो गई और कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ उज्बेकिस्तान जुड़ा हुआ है।
तो चीन के लिए भी वहाँ एक छोटी सी पट्टी मिलती है, चीन के लिए भी प्रॉब्लम होती है आने वाले टाइम में। और सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान से जितने भी स्थान जो पहले सोवियत संघ थे, वहाँ तक का एक रास्ता खुल जाता है। तो आज की डेट में अमेरिका को या ब्रिटेन को या वेस्टर्न पावर्स को, नाटो को वहाँ जाने के लिए कोई अड्डा नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो ऐसे में अगर वो किसी नए स्टेट को बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये उसका एक इनिशिएट समझे, श्री गणेश समझे। प्रमोद जी, एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो हमेशा उथल पुथल रहता है, कभी सेना आती है तो कभी कोई नेता आ जाता है। इस बार इमरान खान के समर्थकों ने इससे पहले भी कई बार छोटे बवाल किए, लेकिन इस बार जिस तरीके से कि वो संसद की ओर बढ़ रहे हैं और बाकायदा एक लीडर है, लगातार एक ही मांग है कि इमरान खान को रिहा करो। नहीं, वो तो एक इनिशियल है, शुरुआत है, बहाना है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे कितनी प्लानिंग होती है वो आम जनता नहीं जानती। अब वो जो लोग आते हैं धरनों में या हड़तालों में, वो जनता को मालूम नहीं होता। तो ये एजेंसियों के खेल होते हैं, बड़ी पावर्स के खेल हैं, प्रॉक्सी है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान तो 1952 के बाद से आज तक कभी देश रहा ही नहीं। वो तो एक प्रॉक्सी है अमेरिका की। दुनिया के हर देश के पास सेना होती है, और वेस्टर्न पावर्स ने, जब उस जमाने में ब्रिटेन होता था, साम्राज्य ने, उन्होंने सेना को एक देश बनाकर दे दिया था। अगर वो पार्टीशन करके नहीं देते तो 10 लाख सैनिक थे, उसमें बलोच थे, पख्तून थे, कबायली थे, हमारे सिख थे, जाट थे। तो ये सब मार्शल कॉर्प्स थी और इतनी बड़ी सेना थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को और इनको बड़ी अहम जीत कराई थी। तो उस दहशत से उन्होंने इसके ये, और बांग्लादेश का भी प्लानिंग 1947 में ही हो गई थी, ऐसा नहीं है 71 में बना है, लेकिन वो तभी उसको तय हो गया था जब से अयूब खान ने उसको कब्जा किया था। तो पाकिस्तान कभी देश रहा ही नहीं, इससे फेक कंट्री के नाम पे एक धोखा है सिर्फ, और एक प्रॉक्सी थी। उस प्रॉक्सी में कभी इमरान खान प्लांट हो, कभी जियाउल हक प्लांट हो जाता है, बिल्कुल। तो कभी। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस्लामाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से खबर जाए, जहाँ पर इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा था। अब वापस अपने चर्चा में बढ़ते हैं। राजधानी में होने के नाते दिल्ली का वायु प्रदूषण भले ही सुर्खियां बटोरता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह समस्या हरियाणा सहित यूपी के छोटे बड़े शहरों को भी अपनी जद में ले चुकी है। यही कारण है कि हरियाणा में 24 में से 15 शहरों में देश के 100 सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में शामिल है। वहीं यूपी के 10 शहरों में इसी श्रेणी में शुमार किए गए। इस तरह सांसों के साथ गुर्दों के साथ दिल का दर्द भी देने वाली वायु प्रदूषण की समस्या सर्वव्यापी रूप लेती जा रही है। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ की सांसें पर भी जहरीली हवा का साया लगातार गाढ़ा होता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हापुड़ जैसा अपेक्षाकृत छोटा शहर वायु प्रदूषण के मामले में मेरठ व सहारनपुर के लगभग बराबरी वाला प्रदूषित पाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में वायु प्रदूषण को लेकर हाहाकार की स्थिति है। कई जिलों में AQI स्तर ऑरेंज व रेड अलर्ट में पहुंच रहा है। हालांकि अंबाला येलो अलर्ट पर है, लेकिन कभी भी ये सीमा लांघकर खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। हद की बात ये है कि पिछले तमाम वर्षों तक सबसे शुद्ध रहने वाली राजधानी पंचकुला की हवा पर भी प्रदूषण गहरता जा रहा है। मंगलवार को यहां AQI 219 दर्ज किया गया है, जबकि सोमवार को ही अंबाला का AQI स्तर राज्य में सर्वाधिक 322 दर्ज किया गया था। लोगों का कहना है कि दोपहर के समय वायु प्रदूषण की समस्या अधिक गहराती है। माना जाता है कि ऑफिस आवर में सड़कों पर वाहनों का आवागमन में ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा इसी सीजन में करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत सहित 3 अन्य शहरों का AQI स्तर भी 300 आंकड़े पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस वाले गुरुग्राम और राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक शहर फरीदाबाद में प्रदूषण की समस्या को लेकर लोग परेशानियां साझा रहते हैं। हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए कैटेगरी को 4 स्टेज में बांटा है। स्टेज 1 खराब AQI 200 से 300, स्टेज 2 बहुत खराब AQI 301 से 400, स्टेज 3 गंभीर AQI 401 से 450, स्टेज 4 गंभीर प्लस AQI 450 प्लस।
प्रदूषण को लेकर नोबल मेटल ग्रुप के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदूषण सभी की परेशानियां बढ़ा है। लोगों में सांस रोगों की बीमारी में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदूषण के कारण वातावरण भी खराब रहा है। प्रदूषण ने सारे व्यक्तियों पे असर डाला है, उस लेकर, और ये जो असर है हमारे फेफड़े पर, हार्ट पर हो रहा है और अधिकतर हमारी आंखों पर भी पाया जा रहा है। ये आंखों में जलन, पानी जैसी समस्या, एलर्जी, खुजली होना, ये सब तकलीफें हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत, दमा बन रहा है और हार्ट अटैक तक भी आ जा रहा है। बढ़ता प्रदूषण जो है शरीर को असर डालता है और जो वृद्ध लोग हैं, हमारे बूढ़े लोग हैं, उनमें ये असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उनका शरीर इसको उतनी तरह से झेल नहीं पाता है। देखिए, प्रदूषण एक बढ़ती हुई और बहुत ही गहरी समस्या है और माननीय एनजीटी का गाइडलाइन है, उसी के अनुक्रम में कानगर निगम द्वारा कानपुर शहर की हवा साफ रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए खासकर इस मौसम में तो देखने में आया कि काफ़ी लेवल बढ़ जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली का लेवल बढ़ गया है, गाजियाबाद है, अन्य महानगर है। कानपुर में प्रदूषण लेवल कम रहे और हवा साफ के लिए कानपुर निगम ने काफ़ी प्रयास। हम लगातार 24 घंटे अपने स्कूटर के माध्यम से, जिसमें हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मुख्य मार्गों और जो आर्टेरियल हमारे रोड है, अंदर की सड़कें हैं, लगातार वहाँ पे पानी की स्प्रिंकलिंग करते हैं। इसके अलावा डिवाइडर पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, हमारा प्रयास ये है कि वो भी धूल मुक्त रहें, उन पर भी हम लगातार पानी की स्प्रिंकलिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि स्मोक डेवलप शहर में ना हो सके। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल पराली बर्निंग की समस्या पिछले सालों से कम हुई है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली के और पंजाब के उस तरफ, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नासा का एरोनॉट स्टेशन है, वहाँ हमारे कानपुर में भी है, लाहौर में भी है और साथ में इस्लामाबाद में भी लगा हुआ है। लाहौर में जो नासा का एरोनॉट स्टेशन दिखा रहा है पोल्यूशन, वो दिल्ली से लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब है, और साथ में जो हवा की दिशा है वो भी ये दिखा रही है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का भी काफ़ी योगदान दिल्ली में है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पे अनरेगुलेटेड बर्निंग है, उसकी दिशा में भी बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की चर्चा के बीच नोएडा व गाजियाबाद में पहले से हाई तौबा के बीच पश्चिमी यूपी का हापुड़ शहर सबसे अधिक प्रदूषित शहर गिना जा चुका है। आंकड़ों पर भरोसा करें तो हापुड़ जहां वायु प्रदूषण के मामले में टॉप पर रहा, जबकि मुजफ्फरनगर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। अनुमान है कि आने वाले अगले 15 दिनों में वातावरण का तापमान कम होने से हवा की गति में गिरावट प्रदूषण की समस्या बढ़ाएगा। वाहनों के अधिक इस्तेमाल वाले शहरों का कार्बन इमिशन अधिक होने से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़कर लोगों की समस्याएं बढ़ाती है, क्योंकि जहरीली गैस का बढ़ा हुआ स्तर सांस लेने में परेशानी बढ़ाता है। सूबे की राजधानी की बात करें तो शहर के लालबाग, तालकटोरा, गोमती नगर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और कुकरेला का AQI स्तर सामान्य से अधिक पाया जा चुका है। ऑनलाइन सामुदायिक सर्वे एजेंसी संचालक सचिन तापड़िया के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 75% परिवार प्रदूषण की मार से बीमार है। लोकल सर्कल्स ने 3 सर्वे किए हैं इस मुद्दे पे इस साल। पहला सर्वे हमने 19 अक्टूबर को रिलीज किया था, फिर हमने 1 नवंबर को सर्वे किया, दूसरी बार दिवाली के अगले दिन, और तीसरी बार हमने आज सर्वे किया, कल हमने रिलीज किया, मतलब उसको 19 नवंबर को, 1 महीना बाद, पूरा 1 महीने का डेटा लेके। तो इसमें जो पहले वाले सर्वे में निकल के आया था, तब 35-36% लोग जो हैं वो पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से, हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे थे। जब हमने ये 1 नवंबर को किया तो नंबर बढ़ के जो है वो लगभग 70% पहुंच गया था। और कल वाला जो डेटा आया है लोकल सर्कल्स का, उसमें हर परिवार में एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य अभी जो हैं वो किसी न किसी तरह की हेल्थ इशू को लेके, पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से तकलीफ में है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू तो किया जा चुका है, लेकिन इसमें तमाम शहर शामिल नहीं हो सके हैं। हकीकत ये है कि वायु प्रदूषण को किसी शहर या राज्य तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि बड़े छोटे शहरों और गाँवों में भी वायु प्रदूषण की समस्या सामान्य रूप बढ़ना लाजमी है। वैज्ञानिकों की माने तो वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एयरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वायु गुणवत्ता सामान्य कारकों जैसे हवा के पैटर्न और प्रदूषण स्रोतों से प्रभावित होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले और अलग अलग राज्यों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से, अशोक द्विवेदी नोएडा से, राजू शर्मा मेरठ, अनिल मीणा बुलंदशहर, डॉक्टर मनमीत सिंह हैं, सीनियर फिजिशियन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय पवार हैं फिजिशियन, और डॉक्टर एस के अरोड़ा भी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे, पॉल्यूशन एक्सपर्ट। सबसे पहले अजीत, दिल्ली वासियों के क्या हाल है इस वक्त? अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। जी अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या स्थिति है? कुछ पोल्यूशन कम होने की खबर थी, क्या है सच्चाई? राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बीते कुछ दिनों पहले जो AQI लेवल है वो 400 पार कर चुका था, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो बनी हुई है। हालांकि बीते लगभग 2 से 3 पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये भी खतरनाक स्थिति का आंकड़ा है। और अगर मैं आज राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, चाहे मैं नरेला की बात करूं, ITO की बात करूं, अलीपुर या बवाना या मुंडका ऐसे इलाकों की बात करूं, तो जहां पर 350 से 400 के बीच में जो AQI लेवल है वो आज दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये शासन और प्रशासन के लिए बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में इस समय जो सिस्टम है प्रदूषण को लेकर के वो लगा हुआ है, और ये तमाम जो शासन प्रशासन की बहुत बड़ी परेशानी की किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं कि सरकार की तरफ से कई प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे वो कोडिंग के माध्यम से जगह जगह छिड़काव करवाना, जिसमें PWD की भूमिका विशेष तौर पर देखने को मिल रही है। वही समय समय पर दिल्ली सरकार द्वारा कृत्रिम बारिश की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि तरीके से कृत्रिम बारिश अगर की जाती है तो निश्चित तौर पर वो प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफी हद तक जो है कारगर साबित हो सकता है, लेकिन अभी तक ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसे में इस समय दिल्ली के में जो प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो 350 से ज्यादा का है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी जो चुनौती है वो बनी हुई है और बहुत गंभीर रूप से बना हुआ है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अशोक द्विवेदी है नोएडा से। अशोक, क्या स्थिति है? लोग अभी भी वैसे ही घरों में कैद हैं, जो ऑफिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ही सारे ऑफिसों ने दे दिया है। अशोक। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं वहाँ का जो AQI लेवल है वो अच्छा तो है, जो हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया है, जबकि सरकार इस पे जो है यहाँ नोएडा का प्रशासन जो है इस पे काफी अच्छा खासा पानी का छिड़काव किया है। और दूसरा जो पेड़ पौधे सूखे पड़े थे उसके गमलों में भी पानी डाला गया है, तो जिसको लेकर के यहाँ सावधानियां बरती गई हैं। लेकिन विशाल, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं जो देहात क्षेत्र है जहाँ पे पराली जलाने को लेकर के मना किया गया था, अब पराली पे शासन द्वारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं, जो नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में बिल्डिंग थी उन पर जुर्माना भी लगाया गया और पराली को लेकर के काफी सख्ती बरती गई। लेकिन अभी AQI लेवल की बात किया जाए तो नोएडा के AQI लेवल में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन देहात क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भी AQI लेवल अभी भी रेड अलर्ट पे है। तो विशाल, मैं आपको बता दूं नोएडा का जो AQI लेवल है, खास करके जमुना के आसपास का जो AQI लेवल है, लेकिन नोएडा जो नोएडा सिटी है, नोएडा का AQI लेवल लगभग 130 आ चुका है। लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा स्कूलों में छुट्टी ही चल रही है। स्कूलों जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनकी ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जा रही है।
ऑफिस में जो बुजुर्ग हैं या कोई बीमार व्यक्ति थे जो ज्यादा बुजुर्ग होने के नाते वो ऑफिस नहीं जा सकते थे, तो उनको घर में रहने की हिदायत दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी वो भी वर्क फ्रॉम होम कर। बिल्कुल मैं सर बिल्कुल अशोक जयवीर के पास चलूँगा। जयवीर, गाज़ियाबाद की क्या स्थिति है? अगर हम बात करें गाज़ियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लोनी जो पड़ता है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, वहाँ पर क्या स्थिति? और एक बड़ा सवाल अभी मैं देख रहा था कि लोग लगातार पूछ रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली का जो उसी पॉल्यूशन में रहने को मजबूर होता है। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है। हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि कई लोग वहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका क्या हो? ग्रैब 4 में तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन की हम बात करें तो गाजियाबाद जिला प्रशासन ने केवल जो विद्यालय है उनकी छुट्टी कर दी है, जबकि अगर हम निर्माण कार्यों की बात करें तो निर्माण कार्य बड़े स्तर पर चल रहे हैं। लोनी का आपने जिक्र किया, लोनी में लाखों की संख्या में अवैध फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। जो लोनी का स्थायी निवासी वो कहाँ जाए, वो अपने घर से बाहर कहाँ जाएगा? उसे तो यहीं पर रहना होगा। और प्रदूषण की बात करें तो यहाँ का जो गाजियाबाद का प्रदूषण है उसमें सबसे ज्यादा एक्वाइज का जो खराब है, यानी जो हवा की गुणवत्ता की हम बात करते हैं लोनी की सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध फैक्ट्रियां हैं, टूटी सड़कें हैं, धूल भरे, जो आप सड़कों की बात करते हैं, धूल में मजबूरी में आदमी को जाना होगा, लेकिन जो स्थायी निवासी वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जो लोग हैं वो आसपास के ही ऐसे लोग हैं जो आसपास ही कहीं रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर धंधे करते हैं। कुछ लोग जो गरीब लोग हैं वो आसपास की ही फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। जो बाहर जो बड़ी कंपनियों के लोग हैं उनकी बात नहीं की जाएगी, लेकिन जो छोटे स्तर की बात करें, अब अगर लोनी नगर पालिका की बात करें तो लोनी नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो केवल लोनी कस्बे को ही लोनी शहर मानते हैं, उसके बाहर वो नहीं जाना चाहते। लोनी की जो मुख्य सड़कें हैं केवल जो बाजार की सड़कें हैं, अब कहा कहे कि लोनी के जो अराउंड लगभग 2 से 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर पानी का छिड़काव होता है, जिसकी फोटो डालकर नगर पालिका अधिकारी अपने काम की तीसरी कर लेते। वहीं जो आसपास अभी 12 गांव लोनी नगर पालिका में जोड़े गए थे जो इसी योजना से जुड़े हैं, वहां पर आज तक एक दिन भी ना तो सफाई की बात करें या फिर पानी के छिड़काव की बात करें, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर गंदगी भरी पड़ी है, लगातार शिकायतों के बाद भी जो कूड़े के ढेर हैं वो सड़कों के किनारे से नहीं हटाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार देहात क्षेत्र में जो बीमार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। खांसी नजले की बात करें, जुकाम की बात करें, उसके अलावा कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी हैं उनके भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं, लोग कैंसर की जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तहसील यानी कि नगर पालिका प्रशासन की बात करें, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं बिल्कुल सबको देखना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन, हार्ट और तमाम बीमारियां बढ़। राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू, मेरठ की स्थिति पिछली बार जब आपने अपडेट दिया तब तो वहाँ की स्थिति बहुत भयावह थी। राजू। हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से न्यूज लगातार प्रदूषण के बढ़ते मुद्दे को दिखा रहा है, उसको देखते हुए मेरठ प्रशासन हरकत में आया और कहीं ना कहीं के न्यूज की खबर का जो असर है वो यहाँ मेरठ में होता हुआ नजर आया। अधिकारी अब सड़कों पर भी निकल रहे हैं और लगातार जो कार्रवाई है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक सप्ताह लगातार स्कूल जो बंद रखे गए थे बढ़ते प्रदूषण की वजह से वो अब खोल दिए गए। साथ ही जो निर्माण सामग्री बेचने वाले जो लोग हैं उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और इसके अलावा जो निर्माण करता थे उनको भी बाकायदा नोटिस दिए गए और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं भी निर्माण होता पाएगा तो उसके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नहीं मानता है तो फिर मुकदमे की भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए और अधिकारी बाकायदा नगर निगम से जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है वो सड़कों पर निकलते हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, तो बाकायदा निरीक्षण तरीके के कार्य हो रहे हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यानी अब मेरठ प्रशासन हरकत में आ गया है और अब उन्हें नजर आ गया है कि हाँ प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, उसको हमें कम करना है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण स्तर जो है अब कम होता हुआ पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से नजर आ रहा है। उसके नतीजा है कि स्कूल खोले गए हैं और अब जो निर्माण है उन्हें भी रोक दिया गया है। निर्माण सामग्री बेचने वालों पर भी जुर्माने की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और ट्रैफिक विभाग को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जो एक्सपायरी वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जो 10 से 15 साल पुराने वाहन है उनको भी सीज करने की जो कार्रवाई है वो मेरठ में लगातार चल रही है। बाकायदा
शाम को 5 घंटे एक चेकिंग अभियान है वो ट्रैफिक विभाग और थाना पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें इस तरीके के वाहनों को चिन्हित किया जाता है और फिर उन्हें सीज करने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है, ताकि जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको कम। बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ, आप सबसे चर्चा जारी रहेगी। लोग बात कर रहे हैं 700 पर धुआंधार आफत पर, चर्चा जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की क्या स्थिति, क्योंकि अब तो कस्बों गांव हर जगह जो एयर पॉल्यूशन है वो पहुंच चुका है। अनिल जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार पॉल्यूशन की वजह से लगातार चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अगर बात की जाए जनता के लोगों की, तो जनता के लोगों का जो मानना यह है कि साफ काफी परेशानी का सामना करना है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर से सटा, दिल्ली से काफी सटा हुआ है। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, जनपद बुलंदशहर की बात करें, 3 दिन पहले जनपद बुलंदशहर का जो AQI होता है वो 300 से और 400 के आसपास तक पहुंच चुका था। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की, तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में 170 के आसपास अभी भी AQI बना हुआ है। और लगातार अगर थोड़ा सा सुधार होने के बाद में एक हफ्ते स्कूल बंद रखे गए थे, लेकिन डीएम ने कल स्कूलों को खुलवा दिया है। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की, अगर आज की बात की जाए, तो आज भी वही स्थिति फिर से बनी हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज जो दिन है पूरी तरह से धुंध, पूरी तरह आसमान में धुंध छाई रही है और लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने परेशानी का सामना करना पड़ा है, आंखों में जलन हो रही है। और देखिए अगर बात की जाए, मेरे साथ एक साथी भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं, क्योंकि ये एक मजदूर है, और इनसे हम पूछते हैं किस तरह, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन शर्मा है, बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, किस तरह की परेशानी आ रही है? दिखाई देता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में खांसी होती है, और हमारे माता जो बहनें हैं उनको भी ज्यादा सबसे प्रॉब्लम, बच्चों छोटे बच्चे हैं उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पॉल्यूशन से किस चीज पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है यानी बॉडी के अंदर? उन पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है, आंखों पे ऐसे कि मतलब अंधेरा छाया हुआ रहता है। देखिए प्रसाद, देखिए मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद थे उनका कहना यह है कि आंखों पर काफी परेशानी का सामना करें, फेफड़ों पे भी, क्योंकि सांस की राह जो अंदर जाती है, जो हवा जहरीली हवा जा रही है, उससे फेफड़ों पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और जो सबसे ज्यादा जो इस पॉल्यूशन का जो प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो 8 साल से जो छोटे बच्चे उन पे, और जो 60 साल से ऊपर के प्लस के जो बुजुर्ग है उन पे ज्यादा पड़ा है, क्योंकि जो सांस के मरीज है और लगातार अगर हार्ट के पेशेंट है, कहीं ना कहीं लगातार काफी परेशानी है लोगों को, कहीं ना कहीं कोई टीबी के पेशेंट है, उनको सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लगातार जिस तरह से जनपद बुलंदशहर की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से दूषित बनी हुई है लगातार। हालांकि प्रशासन की बात करें, जनपद बुलंदशहर के डीएम ने जो निर्देश जरूर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन विभाग और नगर पालिका और नगर पंचायतों की तरफ से काफी लापरवाही बरती गई है, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो प्राइवेट जो बिना लाइसेंस के जो फैक्ट्री चली है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और ना ही जो अवैध रूप से जो पराली जलाई जा रही है। लगातार वीडियो जनपद बुलंदशहर से वायरल भी हो रहे हैं पराली जलाने के, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई ना होना, वो भी कहीं ना प्रशासन लापरवाही। अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि प्रशासन अभी बिल्कुल रोकूंगा आपको। हमारे साथ डॉक्टर SK अरोड़ा है, पॉल्यूशन एक्सपर्ट है। SK अरोड़ा जी, किस तरीके से इस पॉल्यूशन को रोका जा सकता है? क्योंकि एक मुझे लगता है कि एक तो पब्लिक को थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको समझाने की ज़रूरत है, एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने पोलियो के खिलाफ चलाया। क्योंकि अब ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पहले कहा था दिल्ली गैस चैम्बर बन गए, तो नहीं, मेरठ भी बात आ गई, आगरा की भी यही स्थिति है, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, सब जगह ही यही दिक्कत आ रही है। अब तो वो हर जगह आ गया है, और उसके कारण कहीं ना कहीं जितना हम सरकारी मशीनरी कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तो हम खुद हैं। तो देखिए, जो पोल्यूशन है इसको रोकने के लिए हम 2 पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जहाँ से ये पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे गाड़ियों का एमिशंस है, क्रॉप्स बर्निंग है, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। एमिशंस हो रहा है तो हम गाड़ी कोशिश करें कि शेयर करें गाड़ी, और उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कराते रहें रेगुलर, और उसको गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखें। फिर तीसरा, अगर मान लो आप कहीं बाहर निकलने, जैसे एक्सट्रीम एज है, जो यंग एज है, बच्चे हैं छोटे,
और जो बड़ी एज की उम्र है उनके साथ प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि उनको ये बोला जाए कि वो जब तक धूप ना निकले घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वो बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर उनकी इम्यूनिटी रिड्यूस हो गई है, तो वो इन चीज़ों को झेल नहीं पाते, तो उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। प्लस मास्क पहने जाएं जहां जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कोई फंक्शंस हैं, वो गैदरिंग है ज़्यादा, उनको अवॉइड किया जाए। हॉस्पिटल्स में विजिट करना है तो मास्क लगा के या कपड़ा पहन के, या अगर कोई लोग ऑलरेडी बीमार हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऑलरेडी खांसी चल रही है या कोई टीबी का मरीज है, तो वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हार्ट का पेशेंट है, वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इन बीमारियों को पकड़ने के, उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा केयरफुल रहें। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, और अगर जाना पड़े तो मास्क लगा के जाएं और गैदरिंग वाले प्लेसेस को अवॉइड करें। प्लस जो रोड पे डस्ट है, जो क्लीनिंग है वो बेसिकली वेट क्लीनिंग होनी चाहिए, घर पे भी और बाहर पे भी, क्योंकि जो डस्ट है वो भी एक कॉमन काज है पोल्यूशन को बढ़ाने का। बिल्कुल, PM 2.5 करके होता है जो रोड पर हम लोग वो सांस लेने में बहुत आसान तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल। तो और जो गार्बेज है उसकी बर्निंग होती है, उसको अवॉइड किया जाए। प्लस आपने देखा होगा जैसे अब जगह जगह चौक के ऊपर बाहर लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी पब्लिक जिनका जो मतलब बेसिकली जिनके पास हाउस नहीं है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? अगर मान लो घरों में गैस है पर वो बर्न करते हैं कोल को और लकड़ी को बर्न करके चूल्हा जलाते हैं ओपन में, वो भी उसको पोल्यूशन को एनहांस करता है। फिर एक सबसे बड़ा कॉमन काज है स्मोकिंग, जो टोबैको स्मोक करते हैं वो उस पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो हर लेवल पे सरकार का जो रोल है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए, जो क्रॉस बर्निंग हो रही है उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए, और जो एमिशंस हो रहे हैं उनमें हम व्हीकल एमिशंस हैं वहाँ पे ऑड इवन का फार्मूला लगा के या पोल्यूशन कंट्रोल चेक करके, या अगर जो वायलेट कर रहे हैं उनको फाइन करके ये कर सकते हैं। जो हमारे लेवल पे है वो मैंने जैसे आपको बताया कि स्मोकर्स को स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, ओपन में हम गार्बेज बर्निंग ना करें, ओपन में जो रोड्स पे चूल्हा जला रहे हैं वो अवॉइड किया जाए। प्लस जो एक्सट्रीम एज है उनको जरूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो मैंने बोला कि बच्चे और बड़े उनकी इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, बड़ों की इम्यूनिटी कम है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से पकड़े हुए होते हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये लोग इन लोगों को ये बीमारियां या कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनकी रेख देख ज़्यादा की जाए। तो ये मेजर्स हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करें गवर्नमेंट लेवल पे भी और सेल्फ लेवल पे भी, तभी हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा ना, हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह हैं, सीनियर फिजिशियन है। सर, केसेस बढ़ गए हैं, चाहे वो हार्ट के हों, स्किन केयर के हों, आंखों में लोगों के जलन होने लगी है, और एक मेरा आपसे ही सवाल है, जो लोग ऐसे अभी स्मोक की बात हो रही थी, कई लोग, मैं पिछली बार भी जब डिबेट में था मैंने सवाल किया था, घर में अपने कॉइल जलाते हैं मच्छरों के लिए, वो कितना हानिकारक है न्यूबॉर्न के लिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सबके लिए घातक है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घर में आजकल कॉइल ज़्यादा जलने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो कॉइल है ये बहुत नुकसान कर रही है, और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जाड़े के टाइम पर हम लोग ये बंद कर देते हैं कमरा, जब कमरा बंद रहता है तो उस टाइम पर जब कॉइल जलती है तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और वो जो पोल्यूशन अंदर का है वो एक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, बाहर भी पोल्यूशन अंदर भी पोल्यूशन, और कीड़े तो मर जाते हैं, मरते नहीं मरते हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसका प्रभाव अगर घर में कोई छोटा बच्चा है उस कमरे में और अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके ऊपर डेफिनेट एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, इसके प्रयोग से जब उम्र 60-65 के ऊपर होती है
तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मानसिक स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है, उनका मानसिक संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है, उनकी जो निद्रा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो एक नींद का प्रॉपर पैटर्न होता है वो इस जो आप जो भी कछुआ छाप कुछ भी आप जलाते हैं उससे उनकी स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और वो पेशेंट को अगले दिन प्रॉपर वर्किंग को डिले करता है, उसका जो है मूड बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा अगर है साथ में, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है, उसकी सवेरे नींद डिस्टर्ब रहती है, उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर एक लेडी की हम बात करें जो गृहिणी है, वो भी कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होती है। वो अगर जला के सोती है तो आप देखेंगे सुबह उसका जो बिहेव होगा वो एक सामान्य से हटके होगा। तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा चैनल के माध्यम से कि हमें रात में इस सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से कुछ मच्छरों का प्रयोग होता है, कुछ हम लोग स्प्रे कर लें और स्प्रे करके कमरा बाद में खोल दें, पंखा चालू कर दें और फिर अगर हम उस कमरे में 4 घंटे के बाद जाते हैं, वो शायद ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो धुंध है, जो आपका जो लेवल बढ़ रहा है जो पोल्यूशन का, ये जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट का इस टाइम पर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। डायबिटीज कई बार बढ़ रही है तो उनको रेगुलर चेकिंग कर लेनी चाहिए। और साथ में छोटे बच्चों को फेफड़ों की प्रॉब्लम्स, एलर्जी की प्रॉब्लम्स इन दिनों में बढ़नी शुरू हो गई है, तो उनको अपना एलर्जी पर अवश्य ख्याल रखना चाहिए। और उनकी माताएं देख लें कोई बच्चे को दिक्कत, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करे। और अगर बुजुर्गों में भी कोई अगर दिक्कत हो तो वो तुरंत चेस्ट फिजिशियन या अपने फैमिली फिजिशियन को जरूर दिखाएं कि कोई इनके अंदर फेफड़े में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैं डॉक्टर मनमीत कानपुर से। बिल्कुल, मैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अजय पवार जी भी हमारे साथ हैं। सर, जो बच्चों में अभी सर ने कहा, लेकिन अब हार्ट पेशेंट्स को भी दिक्कत है। हार्ट पेशेंट्स के लिए इसलिए दिक्कत, आज मैं देख रहा था कि जो कार्डियोलॉजी या तमाम ऐसी जगह जहाँ पर लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और वो एक कहा जाता है कि इस समय मॉर्निंग वॉक मत करें लोग, लेकिन लोग जो है मॉर्निंग वॉक करके, तो ये एक भ्रम है कि मॉर्निंग वॉक करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय पवार जी, देखिए, सुबह और शाम को तो मॉर्निंग वॉक नहीं करना। आप दोपहर के समय, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था, दोपहर के समय जब धूप निकल आती है तभी आप वॉक करने के लिए निकले, क्योंकि सुबह और शाम को क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो जो डस्ट पार्टिकल है या जो पोल्यूटेंट है वो नहीं बैठ पाते, वो पूरे सीधे लंग्स में अंदर आते हैं। लंग्स में जाएंगे तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए अगर वॉक करना है तो दिन के समय जब सूरज निकल जाता है तब वॉक कीजिए। जी बिल्कुल। और नहीं, ये लोगों के अंदर ये भी है कि हम वॉक कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी के बाद मैं आज का ही एक केस बताता हूँ। एक हमारे नोन है, वो वॉक पर गए, वहाँ से आने के बाद उन्हें अटैक पड़ा, अभी फ़िलहाल वो एडमिट हैं, फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है, बीपी लो हो गया, अटैक पड़ रहा है। तो ये मतलब लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है कि नहीं हम जाएंगे हम सही हो जाएंगे, कि हम वॉक नहीं छोड़ सकते अपनी। नहीं, अगर आपको वॉक करने का इतना शौक है तो आप ट्रेडमिल पे वॉक कीजिए, आप जिम में जाकर ट्रेडमिल है वहाँ वॉक कीजिए, घर में बैठ के आप योगा कर सकते हैं, घर में बैठ के बहुत सारी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, खड़े होके जो वो जंपिंग है एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। इंडोर एक्सरसाइज प्रेफर करें, ना कि आउटडोर एक्सरसाइज। बिल्कुल, मैं फिर से डॉक्टर एस के अरोड़ा जी के पास जाऊँगा। सर, एज अ पोल्यूशन एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो क्यों नहीं अवेयर कार्यक्रम होते हैं इसको लेकर? हम तमाम चीज़ों के लिए करते हैं ना, हम हर चीज़ को लेके, जैसे हेलमेट नहीं लगा रहे तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम बिल्कुल नहीं चिंतित हैं, हम बिल्कुल नहीं चिंतित हैं। ये बात मैं सोनम वांगचुक ने जब अपना प्रदर्शन स्टार्ट किया और बाकायदा वो कर रहे थे प्रदर्शन, तो लगातार कह रहे थे कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है इस देश में पॉल्यूशन की। आप लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात सच है। आज देखिए कितने जिलों के लोग, अगर पाँच जिले के रिपोर्टर यहाँ पर खड़े हैं तो उन 5 जिलों की जनसंख्या को भी पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस जगह जा रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ लोग जिद करते हैं कि हम तो सुबह शाम जाएंगे, तो ये अवेयरनेस से ही उनको समझाया जा सकता है कि सुबह और शाम को जाना कितना खतरनाक हो सकता है शहर के लिए, उनके लिए।
नंबर एक, जो अभी आप कछुआ छाप और इस तरह की चीज़ों की बर्निंग की बात कर रहे थे, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग रेगुलरली पूजा करते हैं घर में, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी है, चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां बंद रहते हैं, तो वो अगरबत्ती और धूप जलाते हैं। जो अगरबत्ती और धूप है, उसका जो धुआं है वो भी एडअप करता है, और इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आपके घर के अंदर का PM 2.5 वो रिड्यूस कर सकता है, जो अगरबत्ती और धूप है। तो इसमें भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि आप पूजा करो, पर पूजा के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखो कि कहीं ये जो धूप और अगरबत्ती जलाई जा रही है वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली है। प्लस जैसे अवेयरनेस की बात की, तो यस डेफिनेटली हमें अवेयरनेस के प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए हर लेवल पे। जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों के मैंने बोला कि कार शेयरिंग का को प्रमोट करना चाहिए, और रेगुलर पोल्यूशन चेक हो, इसके ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए। हम अपनी गाड़ी को ठीक कंडीशन में रखें, उसकी सर्विस रेगुलर कराएं, इसके ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए। फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज एमिशन कर रही हैं और पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं, उसके ऊपर चाहिए कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएं, पर साथ साथ उनको पेनलाइज भी करें जो एज पर गाइडलाइंस काम नहीं कर रहे। प्लस जो क्रॉप्स बर्निंग हो रही है, उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड उस क्रॉप को डिस्पोज ऑफ करने का वो हमें प्रमोट करना चाहिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। प्लस जो पब्लिक रोड्स पे चौराहों पे बैठी है उनकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि ये क्रॉप्स बर्निंग पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनको बोलते हैं कि भैया ये तुम लकड़ी और कोयला मत जलाओ, तो उनका क्वेश्चन होगा कि हम खाना कहाँ से खाएं, खाना कहाँ से बनाएं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनको सरकार के लेवल पे सॉर्ट आउट करना जरूरी है कि उनको फिर मील्स कैसे, कौन सी एजेंसी उनको मील्स प्रोवाइड करे। प्लस जो मैंने आपको बताया, जो डस्टिंग है, चाहे घर के अंदर की डस्टिंग हो, बाहर की रोड की हो, जब वो ड्राई होती है तो वो जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि हम गीले कपड़े से डस्टिंग करें। जब हम सूखे कपड़े से करते हैं तो वो डस्ट उड़ती है हवा में और वो ऊपर चली जाती है, फिर वो धीरे 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 एयर में एमिट होती रहती है। यही रीजन है जो सेकेंड हैंड स्मोक का, जो पैसिव स्मोकिंग का, वही रीजन है, वही ये डस्ट भी नीचे आती है। इसी तरह बाहर जो रोड्स पे सफाई की जाती है, वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि वाटरिंग की जाए, उसके साथ वो क्या कहते हैं, फिर उसकी स्वीपिंग की जाए। पर इसमें मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बीच बीच में हम रेनिंग करते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग, तो उस आर्टिफिशियल रेनिंग की बजाय अगर हम रोड्स को गीला करके सिर्फ सफाई करें, दैट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि स्टडीज में पाया गया कि जो आर्टिफिशियल रेनिंग भी है वो भी आपको सिर्फ 0 से 30% बेनिफिट ही देती है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच ऑफ वाटर इन द आर्टिफिशियल रेनिंग, वी शुड यूज दिस वाटर ऑन द स्ट्रीट्स। उन स्ट्रीट्स पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के उसको स्वीपिंग करें ताकि वो जो डस्ट है उड़े नहीं। प्लस जो गार्बेज इकट्ठा होता है, अगर MCD के एम्प्लॉइज या जो भी सफाई कर्मचारी हैं उसको रेगुलरली पिकअप कर लें, उठा के ले जाएं, वो उठाते नहीं है, तो होता क्या है कि जो लोग हैं वो आसपास वाले वो देखते हैं कि यहाँ गंद पड़ा हुआ है, पत्ते पड़े हुए हैं, तो उसको शाम को आग लगा देते हैं। या जैसे सर्दी है तो सर्दी में लोग सर्दी से बचने के लिए रोड्स के ऊपर आग लगा देते हैं, प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक को जलाने लगते हैं। तो इन सब चीजों काम के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। कोई भी समाज में परिवर्तन लाना हो तो सबसे बड़ा टूल और पहला टूल अवेयरनेस से एजुकेट करके हम कम्युनिटीज की थिंकिंग को बदल सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। ऑफ कोर्स एनफोर्समेंट, लोग ग्रैब 4 अब लगा हुआ है, अगर वायलेट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एनफोर्समेंट एजेंसीज को चलान भी करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, ताकि उनको पेनलाइज भी किया जाए। पर यस, जो मेन टूल है समाज में परिवर्तन लाने का वो अवेयरनेस है। बिल्कुल, मैं ज़रा अजीत के पास चलूँगा, दिल्ली से हमारे संवाददाता बने हुए। अजीत, अगर दिल्ली की हम बात करें, यहाँ पर ग्रैब 4 लगभग NCR हर जगह लागू है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस पर रोक लग जाती है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार या प्रशासन क्या कुछ कर रहा है?
यही अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूँ तो ग्रैब 4 का जो लागू है और ग्रैब 4 में तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और इस ग्रैब 4 की वजह से कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूर के जो लोग हैं उनके लिए इस समय बहुत बड़ी जो समस्या और परेशानी बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई खास कदम उन दिहाड़ी मजदूरी वालों के नहीं उठाए गए, उनके लिए नहीं सोचा गया कि वो किस तरीके से आने वाले समय में अगर उनके जो रोजी रोटी का जो खतरा मंडराता है तो उसके लिए क्या उपाय करना होगा। ऐसे किसी भी विकल्प पर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठा। प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 का वो जरूर लागू कर दिया गया और तमाम जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अन्य और चीजों पर जो सरकार को सोचने की जरूरत है और भी कई पहल है जिस पर करने की जरूरत है ताकि जो प्रदूषण का जो स्तर है वो कम किया जा सके। हालांकि जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कुछ जो गुणवत्ता है उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस समय भी जो गंभीर स्थिति में जो दिल्ली का जो लेवल है वो बना हुआ वो कहीं ना कहीं ये बातों का एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और खासतौर से इस समय जब ग्रैब 4 लागू हो जाता है तो ये तो बहुत बन जाते हैं कि वो किस तरीके से रोजी रोटी में क्या करें, क्या कदम उठाए और किस तरीके से आगे जो है वो काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे आज सांसों पर धुआंधार आफत। एक बड़ा कारण है हम लोगों की छोटी छोटी गलतियां जो कि इतने बड़े पोल्यूशन को एक रूप दे रही हैं। हम बिल्कुल जो ग्रैब 4 लागू है अगर वहाँ पर हम उन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, हम कम व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, हम स्मोकिंग नहीं ना करें, हम गार्बेज को नहीं जलाएं, हम तमाम ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे प्रदूषण बढ़ता हो। लगातार किसान भाइयों को भी समझाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि पराली को ना जलाएं, जिससे कि जो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है, लगभग ऐसी हालत है एनसीआर और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। इन सब को रोकने के लिए हम आपको अवेयर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम लोग पानी बचाने की मुहिम चलाते हैं, हम जिस तरीके से वोट डालने की मुहिम चलाते हैं, तो इसको भी युद्ध स्तर पर एक मुहिम मानकर पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और सभी जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।